नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गायघाट बागमती नदी में हुए नाव हादसे, अब तक 4 शव निकले, अभी तक 8 लापता। गढ़ा ओपी की पुलिस ने वहां जांच के दौरान पूर्व मुखिया समेत 3 लोगों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और कल्याणी चौक पर तीज पर्व को लेकर सजी पूजा सामग्री की दुकान पर नगर निगम ने चलाया बुलडोजर। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। गढ़ा ओपी की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान पूर्व मुखिया समेत 3 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गढ़ा ओपी पुलिस ने जांच के क्रम में एक पूर्व मुखिया सहित 3 लोग को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। मामला जिला के अहियापुर थाना क्षेत्र के गढ़ा ओपी क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने जानकारी दी। यह बताया जा रहा है कि हथियार के साथ में पकड़े गए पूर्व मुखिया अपने 3 लोगों के साथ एक एसयूवी कार से एक दूसरे जिले से लौट रहे थे और तभी पुलिस को वाहन पर शक हुआ और जांच किया तो उक्त वाहन में पूर्व मुखिया मोहम्मद नूर, जो कि बोचहा प्रखंड क्षेत्र की भुट्टाने पंचायत के पूर्व मुखिया सवार थे और उसमें 2 अन्य लोग भी थे। इसमें जांच किया गया तो उसके बाद हथियार और कारतूस बरामद किया गया। उसी दौरान पुलिस ने एक एसयूवी गाड़ी जब्त किया है। मामले की जानकारी देते हुए एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि पुलिस को दूसरे जिले से आते हुए एक एसयूवी कार में कुछ संदिग्ध लोगों को होने की जानकारी मिली। गढ़ा ओपी की पुलिस को मिली है, जिसके बाद जांच के दौरान में पूर्व मुखिया सहित 3 को गिरफ्तार किया गया है, जिस कारण से यह सभी आए थे जिसके जांच की जा रही है। वही पकड़े गए पूर्व मुखिया को मोहम्मद नूर के ऊपर पूर्व से ही कई संगीन मामले दर्ज हैं। अन्य पकड़े गए लोगों से किया जा रहा है पूछताछ। 8 बजे के आसपास गढ़ा ओपी अंतर्गत गढ़ा ओपी अध्यक्ष के द्वारा अपनी टीम के साथ में बाइक चेकिंग की जा रही थी। उसी क्रम में एक उजले रंग के एक्सयूवी का मूवमेंट इन्होंने देखा जो थोड़ा सस्पिशियस लगा। उसका सस्पिशन के बेसिस पे जब उसका पीछा किया गया और उसकी चेकिंग की गई तो उसमें पाया गया कि 3 व्यक्ति थे। एक मोहम्मद नूर खां है जो पूर्व भोजा प्रखंड अंतर्गत भूताने पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं। एक आर्यन है, एक हरिशंकर है। ये तीनों व्यक्ति थे जो समस्तीपुर वाली साइड से आ रहे थे और चेकिंग के क्रम में पता लगा कि इनके द्वारा वेपन एक कैरी किया जा रहा था। एक देसी पिस्टल था, एक मैगजीन थी और 2 कार्ट्रिजेस थे। इन तीनों से जब इसके संबंध में पूछताछ की गई तो पता लगा कि इनके द्वारा ये हथियार समस्तीपुर से खरीदा जा रहा था, खरीद करके लोग लेके आ रहे थे और इसको अपनी पोजीशन में इन्होंने रखा हुआ था। इनका कल की इंक्वायरी में पता लगा कि इनमें से जो पूर्व मुखिया है मोहम्मद नूर खां, इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और अलग अलग थाना अंतर्गत अहियापुर हथौड़ी थाना अंतर्गत इनके द्वारा पहले भी इनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस दर्ज हो चुका है। सर, क्या घटना को अंजाम देते थे? अभी इंक्वायरी का विषय है, अभी इनसे पूछताछ की जाए। वेपन सर रखने का उद्देश्य या लूटपाट भी हो सकता है? हो सकता है, लूटपाट भी हो सकता है या फिर दहशत फैलाना भी हो सकता है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड सही नहीं रहा है। अपने एरिया में इनका शुरू से इनकी एक्टिविटीज सस्पिशियस रही है। गायघाट बागमती नदी में हुई नाव हादसे में शाम तक 4 शव निकले, अभी भी 8 लापता है। जिले में गुरुवार को दिल दहलाने वाली घटना घटी। गायघाट के मथुरपट्टी के बागमती नदी में नाव पलटने से 34 छात्र लोग डूब गए, जिनमें से 22 छात्र और लोगों को बचा लिया गया और 12 छात्र और लोग लापता थे। सुबह होते ही पहले 2 शव निकाला गया, इसके बाद 2 बच्चे की जान बचाने वाला पिंटू का भी शव निकाला गया। देर शाम तक कुल 4 शवों को निकाला जा चुका था, जिसमें 4 वर्ष का मासूम बच्चा भी था। बागमती किनारे चीख पुकार गूंज उठी। कितनी माँ अपने कलेजे के टुकड़े को ढूंढ रही थी। यह दृश्य दिल को झंझोड़ रहा था। उस पार से नाव आ रहा था, स्कूल के लिए सब बच्चे जा रहे थे। आते आते आधे रास्ते में नाव टूट गया, उसमें से नाव डूब गया। उसके बाद 2 को बचाने गया मेरा भाई, उसमें से 2 को छाट के ऊपर लाया। तीसरे बार गया बचाने, उसके देह पर 4-5 लटक गया, वो नीचे ही बैठ गया, दोबारा निकला नहीं। तलाश जारी है। तलाश जारी? कौन सा तलाश चालू है? कौन सा सरकार तलाश चालू किया है? बताइए, 5 घंटे डूबे, कौन सा तलाश चालू है? क्या तुम लोग को क्या लग रहा है अभी जो सरकार का जो कुछ सरकार कुछ नहीं कर रहा। सरकार सिर्फ अपनी नाम की सिर्फ सरकार है। सरकार सिर्फ अपनी नाम दिखाने आता है कि मैं सरकार हूँ।
ये सरकार कुछ करने वाला सरकार नहीं है। गरीब मर गया, गरीब को देखने वाला कोई नहीं है क्या? नाव टूटी है, टूट गया है नाव से। जिले में डेंगू का कहर जारी। शुक्रवार को 6 और डेंगू के मरीज अस्पताल में भर्ती हुए। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है। शहर में तेजी से फैल रही डेंगू के मामले में जिला मुजफ्फरपुर तेजी से बढ़ रहा है। आज जिले में 6 नए केस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद आंकड़ा बढ़कर 41 हो गया है, जिसके बाद अलर्ट पर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम है। मुजफ्फरपुर में डेंगू चिकनगुनिया के केस में इजाफा जारी। आधा दर्जन नए केस की पुष्टि के बाद जिले में डेंगू मरीज की संख्या बढ़कर हुई है 41। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है डेंगू और चिकनगुनिया के केस हुई। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने की पुष्टि। जिले के शहरी क्षेत्रों से 10 केस सामने आए हैं, जबकि 31 केस डेंगू के ग्रामीण इलाके से आए हैं, जिसके बाद प्रभावित क्षेत्र पर टीम की नजर रखी जा रही है। मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि अभी 6 नए केस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिला में डेंगू चिकनगुनिया के मामले बढ़कर 41 हुए हैं। हम लोग हालात पर नजर रखे हुए हैं और नए केस आए हैं। मरीजों का इलाज किया जा रहा है, सभी की स्थिति ठीक है और डेंगू से प्रभावित क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। 6 और बढ़ा है, कल तक 35 था, 6 बढ़कर के 41 हो गया है। 3 चिकनगुनिया का है, जिसमें 1 केवल चिकनगुनिया है, 2 चिकनगुनिया और डेंगू दोनों। जो मामले आए हैं कहाँ के? पूरा भिन्न भिन्न जगह का है, एग्जैक्ट ब्लॉक का तभी नहीं देखे हैं, लेकिन जिला का मतलब 6 है। सदर थाना क्षेत्र में हुए असिस्टेंट कमांडेंट के घर में हुए लूट का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए गिरोह के एक अपराधी को गिरफ्तार किया। सदर थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक असिस्टेंट कमांडेंट के घर में घुसकर अज्ञात अपराधियों के द्वारा लूटपाट और फायरिंग करते हुए दहशत को फैलाने के दर्ज कांड का उद्भेदन किया गया। इस मामले में पुलिस ने इस गिरोह के एक अपराधी को चाकू और लूटी गई मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। मामले की पुष्टि एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने की। पूरे मामले में एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि बीते 4 सितंबर को सदर थाना क्षेत्र के आनंद नगर मोहल्ले में 4 की संख्या में घुसे अपराधियों के द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट के घर में बुजुर्ग दंपति पर हमला कर मोबाइल की लूट की गई थी और दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस में कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया। शेष अन्य 3 को पकड़े जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए अपराधी का आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता के इतिहास को खंगाला जा रहा है। पकड़ा गया हुआ अपराधी रोहित है, जो कि कथैया थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है। 3/9/2023 को सदर थाना अंतर्गत गोबरशाही एरिया में आनंद नगर में एक सत्यनारायण कुमार जी हैं, जिनके लड़के असिस्टेंट कमांडेंट है सीआरपीएफ में। उनकी माताजी के साथ में 4 लोगों ने दिन दहाड़े घर में घुस करके लूटपाट की और भागते हुए फायरिंग की ताकि दहशत फैला सके। इसके संदर्भ में एक कांड दर्ज किया गया, जिसके आयोग खुद सदर इंस्पेक्टर थे और टीम का गठन किया गया डीआईयू और सदर थाने की टीम के द्वारा। और गठन करने के बाद में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और मैनुअल इन्वेस्टिगेशन के तहत पता किया गया कि इसमें 4 लोग जो शामिल हैं, उनमें से एक आदमी का नाम रमन है, जो सरैया पुलिस स्टेशन का रहने वाला है। दूसरा रामनाथ है, जो पकड़ी इस्माइल का रहने वाला है। तीसरा सोनू उर्फ साइको है, जो पकड़ी इस्माइल का रहने वाला है। और चौथा रोहित है, जो कथैया थाना का रहने वाला है। इन 4 के द्वारा घटना को कारिज किया गया। कारिज करने से पहले ये लोग लीची गाछी है, वहां पर ये सब लोग बैठे हैं, वहां पे प्लान किया है। प्लान करने के बाद में अंदर घुसे हैं, घर में रेकी की गई है। जब पाया है कि महिला अकेली थी तो अंदर घुस करके घटना को कारिज किया, मोबाइल को छीना और भी बाकी चीजें छीनने की कोशिश की जा रही थी। उसी दौरान में जैसे शोर शराबा हुआ तो सब लोग भाग निकले और फायरिंग की। इसमें एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, रोहित को। उसके पास से जो छीना हुआ मोबाइल था उसको बरामद किया गया है और जिस चाकू के का डर दिखा करके घटना को कारिज किया गया था उसको भी रिकवर किया गया है। और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पूरा प्रयास जारी है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और इनका आपराधिक इतिहास रहा है। तो अगल बगल में ही रहते थे क्या वहाँ? ये सब लोग रहने वाले अगल बगल के ही हैं, लेकिन एक लीची गाछी है बगल में, जहाँ पे बैठ करके लोग प्लान किए थे। पिस्टल वगैरह रिकवर तो हो पाई? अभी पिस्टल रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन जो चाकू से लोग अंदर घुस करके महिला को डराया गया था, वो चाकू हम लोगों ने रिकवर। और लोग अभी पुलिस गिरफ्त से फरार? हाँ, बाकी फरार है। अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा के समीप पुलिस ने छापेमारी कर एक पिकअप से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया। शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ
जिला पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। रोजाना जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से शराब की खेप पकड़ी जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को भी अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा के पास से पुलिस ने एक पिकअप से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। इसकी जानकारी एएसपी नगर अवधेश दीक्षित ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान देते हुए बताया कि झपहा टीओपी को गुप्त सूचना मिली थी कि एक पिकअप पर भारी मात्रा में शराब की लोडिंग किया जा रहा है। सूचना मिलते ही तुरंत उक्त स्थल पर पुलिस ने छापेमारी की। पिकअप से लगभग 45 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई है। हालांकि इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस आगे जांच में जुट गई है। कल शाम को अहियापुर थाना अंतर्गत झपा टीओपी में सूचना मिला कि एक पिकअप गाड़ी है जिससे दारू की अनलोडिंग विदेशी शराब की अनलोडिंग की जा रही है। सूचना का सत्यापन हेतु तुरंत टीम घटनास्थल पर पहुंची और वहां पे जाकर के देखा कि एक पिकअप गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें लगभग 45 पेटी शराब लोडेड था। और सूचना का सत्यापन में यही पाया गया कि आदमी कोई मिला नहीं उधर, लेकिन शराब की सीज किया गया है और केस रजिस्टर किया गया है। कहाँ भेजनी थी शराब, कुछ कारोबारी का नाम? वो अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा। बिहार विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने कुलपति का पुतला जलाया। विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय गेट पर कुलपति का पुतला फूका। इस दौरान छात्रों ने कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर महानगर मंत्री अभिनव राज ने कहा कि कुलपति दलालों के माध्यम से आरा से ही बिहार विश्वविद्यालय चला रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय एक बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय है, जिस कारण उन्हें सप्ताह में कम से कम 3 दिन यहाँ रहना ही चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पेट का संशोधन रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिस कारण साक्षात्कार में विलंब हो रही है। विश्वविद्यालय में आम छात्रों की कोई कार्य नहीं हो रही, सिर्फ वैसे छात्रों का कार्य हो रहा है जो दलालों के माध्यम से आते हैं। परीक्षा विभाग और DSOW कार्यालय इसका प्रमुख उदाहरण है। परीक्षा विभाग में आए दिन दलालों का अड्डा बना हुआ है। इसका कारण यह है कि वहां के कर्मचारियों का वर्षों से स्थानांतरण नहीं हुआ। कुलपति अगर 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को स्थानांतरण नहीं करते हैं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। विद्यार्थी परिषद के द्वारा विश्वविद्यालय में अभी कुलपति का पुतला दहन किया गया है और पुतला दहन का मुख्य पर्पस यही है कि वो विश्वविद्यालय में वो आ नहीं रहे हैं। आरा से ही विश्वविद्यालय को चला रहे हैं। यहाँ पे सप्ताह में बस वो शनिवार को आते हैं और संडे को रहते हैं, और जो भी उनकी जो ज़रूरत फाइलें होती है वो संडे को अपने आवास पे ही मंगा लेते हैं और साइन करके कर्मचारी का सारा काम करते हैं। विद्यार्थी का कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे कर्मचारी लोग भी 2 दिनों तक यहाँ पे प्रोटेस्ट किए थे और विश्वविद्यालय को बंद कराया था। आज से विश्वविद्यालय खुली है, लेकिन अभी भी कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे विश्वविद्यालय में विद्यार्थी आ रहे हैं, डिग्री के लिए भटक रहे हैं, पेंडिंग के लिए भटक रहे हैं, किसी का कोई सुनने वाला यहाँ पे नहीं है। पहले जो डिग्री होती थी, इससे पहले जो डिग्री प्रिंट होती थी जिसका 416 रुपया लिया जाता था, वो डिग्री ऐसा क्वालिटी का हुआ करता था कि न कटेगा, न फटेगा, न जलेगा। अब जो क्वालिटी जो दिशा इंटरप्राइजेज को दे दिया गया है रजिस्ट्रार के द्वारा, और वहाँ पे से जो डिग्री छपाया जब एकदम डी क्वालिटी का डिग्री है वो फट जा रहा है। वो डिग्री का क्वालिटी ही अच्छा नहीं है और यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। भाद्रपद अमावस्या को लेकर रानी सती मंदिर में आयोजित पूजा के तीसरे दिन मंगल आरती की गई। सिकंदरपुर रानी सती मंदिर के प्रांगण में 3 दिवसीय भाद्रपद अमावस्या के तीसरे दिन सुबह में मंगल आरती के पश्चात पूरे समाज के लोगों ने जात पाटा का पूजन सुबह से चालू हो गया। आज दिन भर यह कार्यक्रम चलता रहेगा और दोपहर के बाद कोलकाता से आए कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। संध्या 7 बजे से महाआरती रखा गया एवं 10:30 बजे इस कार्यक्रम के समापन समारोह मनाया जाएगा। वहीं महामंत्री श्रवण कुमार सराफ ने बताया कि आज भाद्रपद अमावस्या के तीसरे दिन जात पाटा का पूजन सुबह से ही कतारबद्ध होकर हमारे समाज के लोग दादी को पूरे परिवार के साथ अपनी अर्जी लगा रहे हैं और आज ही रात्रि 10:30 बजे इस कार्यक्रम का समापन होगा। भाद्रपद अमावस्या महोत्सव का 3 दिवसीय महोत्सव आज तीसरे दिन प्रातः 5 बजे से मंगला आरती के साथ जात पाटा पूजन प्रारंभ हो गया, जो समाज की सभी महिला पुरुष बच्चे दादी जी को अपना अर्जी लगाएंगे और उनकी भक्ति करेंगे। दिन भर भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलता रहेगा। संध्या 7 बजे महाआरती का कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही कलकत्ता से आए हुए कलाकार द्वारा भजनों का प्रस्तुत होगा और 10:30 बजे 3 दिवसीय भाद्रपद अमावस्या महोत्सव का पुनरावृत्ति हो जाएगी।
इसी के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन होगा। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय सार्थक पार्टी ने कमर कस ली। एक तरफ जहां बड़े राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, वहीं छोटे छोटे दलों ने भी चुनाव लड़ने के लिए कमर कस ली है। शुक्रवार को भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर ओझा ने कचहरी स्थित न्यू वकालत खाना में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय सार्थक पार्टी ने तीसरा मोर्चा बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं छोटे छोटे दलों को एकजुट कर नया गठबंधन हिंदुस्तान बनाया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए 5 सदस्य की टीम की भी गठन कर दी गई है, जो हिंदुस्तान गठबंधन के सभी दलों के नेता हैं। इस 5 सदस्य टीम में सुधीर ओझा, हरिराम मिश्रा, विक्रम महतो, रामप्यारी चौहान और मदन प्रसाद को शामिल किया गया है। करते हुए हमने कंचन मिश्रा, जो कि उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको महिला सेल का अध्यक्ष के साथ साथ धीरज कुमार सिंह को युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और युवा प्रकोष्ठ में सूरज भगत को प्रधान महासचिव बनाया गया है। वीरेंद्र चौधरी को दलित प्रकोष्ठ, राकेश कुमार पासवान को प्रधान महासचिव दलित प्रकोष्ठ में और अल्पसंख्यक सेल में ओवैस अहमद को मनोनयन किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर वीर बहादुर महतो और सनोज चौहान को महासचिव के पद पर मनोनयन किया गया है विस्तार करते हुए, और इसकी कमेटी का आज विस्तार भी की गई है। साथ ही इसके साथ साथ मोर्चा का गठन भी किया गया है और कमेटी जो मोर्चा गठन की गई है उसमें जो वार्ता अन्य दलों से करेगा, सीट का सभी सीटों सबों का स्वागत है भारतीय सार्थक पार्टी की ओर से। आज के प्रेस वार्ता का मेरा उद्देश्य है कि भारतीय सार्थक पार्टी ने एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन से अलग जो छोटे छोटे दल हैं, उन सबों से हमारी वार्ता हुई है और हम लोगों ने एक तीसरा मोर्चा का निर्माण किया है। उस तीसरा मोर्चा का नाम हिंदुस्तान हम लोगों ने रखा है, जो सर्वसम्मति से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा है। इसकी मैं घोषणा करता हूं आज, और उस अंतिम रूप देने के लिए, गठबंधन का अंतिम रूप देने के लिए हमने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें हमारे पार्टी के सवन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिराम मिश्रा जी संयोजक बनाए गए हैं। साथ ही 4 प्रदेश, बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुधीर कुमार ओझा जी जो अधिवक्ता हैं हमारे, वो और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विक्रम। भाद्रपद अमावस्या को लेकर अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में दूसरे दिन भी भव्य पूजा अर्चना की गई। सिकंदरपुर स्थित अन्नपूर्णा दादी शती मंदिर में 2 दिवसीय भाद्रपद अमावस्या महोत्सव के आज दूसरे दिन समाज के पूरे परिवार के साथ दादी जी को जात पाटा का पूजन कर अर्जी लगाई और दोपहर से बाहर से आए कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। रात्रि 8 बजे इस महोत्सव का आरती उपरांत समापन किया जाएगा। अन्नपूर्णा गार्डन शक्ति सत्संग समिति कमेटी अन्नपूर्णा मंदिर में दादी का जात पाटा का पूजा जो सुबह 6 बजे से शुरू हुआ है, 11:30 बजे तक चलेगा। इसके उपरांत समाप्त होगा। यह प्रोग्राम कल सुबह शुरू हुआ था। सुबह मंगल पाठ हुआ, रात में कीर्तन हुआ, उसके बाद प्रसाद का कार्यक्रम हुआ, जिसमें दोनों स्थान बहुत अच्छा भजन से सारे समाज को आनंद। कल्याणी चौक पर तीज पूजा को लेकर सजी पूजा सामग्री की दुकान पर नगर निगम प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। तीज और चौरचन पूजा को लेकर कल्याणी चौक पर पूजा सामग्री की दुकानें सजी हुई थी। अचानक नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान वहां पहुंच गए और बुलडोजर से उन गरीबों की दुकानों को उजाड़ दिया। यही नहीं, उनकी सारी पूजा सामग्रियों को इस कदर सड़क पर भी फेंक दिया गया। अतिक्रमण हटाओ के दौरान जो दुकानदार वहां पर थे, वह निगम कर्मचारियों के हाथ पांव पकड़ रहे थे, लेकिन उन गरीब दुकानदारों की निगम कर्मियों ने एक भी न सुनी और बेदर्दी से उनकी दुकानों को जेसीबी से तोड़ दिया। आप खुद सुनिए इन गरीब दुकानदारों ने क्या कुछ कहा। और महज यह दुकानदार 4 दिनों के लिए ही लगाई गई थी। देखिए, हम लोग गरीब आदमी है, 4 दिन के लिए दुकान लगाते हैं और उसमें 2 रुपया कमाना होता है और सबको देखिए बर्बाद कर।
दोनों कहते रह गए कि रुक जाइए, उतार लेते हैं, खोल लेते हैं, कोई रोजगार के लिए नगर निगम द्वारा हम लोग जो है रोजगार के लिए लोन लेकर के क्या करेंगे उसको पहले बताइए। लोन लिए हुए हैं, कहाँ से मतलब करेंगे? बिना सूचना का बिना आदि का जो दिया है वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण हटाओ अभियान के प्रभारी ने बताया कि शहर में जाम की समस्या को देखते हुए लगातार इन लोगों को वार्निंग दी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद सड़क पर यह लोग दुकान लगाकर रहते हैं और आम लोगों को परेशानी होती है, इसलिए सड़क को खाली कराया गया है। देखिए, ऐसा है कि लगातार शहर में जाम की समस्या बनी हुई है, पब्लिक परेशान है। शहर के जो भी अतिक्रमण, सड़क का अंश भाग, नाला का अंश भाग का जो भी अतिक्रमण करके रह रहे हैं, इन लोगों को बार बार हिदायत किया जा रहा है कि आप लोग अतिक्रमण नहीं कीजिए, इससे सरकार के आम जनता को कठिनाई होती है। इसलिए नगर आयुक्त के आदेशानुसार पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जाए। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। वार्ड नंबर 19 में हो रहे सड़क निर्माण को लेकर लोगों ने घटिया निर्माण कार्य पर आरोप लगाते हुए कार्य को बंद कराया। शहरी इलाके के वार्ड नंबर 19 में गली ढलाई का काम चल रहा है, जिसका शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गली सड़क निर्माण में काफी अनियमितता बढ़ती जा रही है। ढलाई में काफी कम सीमेंट की मात्रा दी जा रही है, जिससे बहुत जल्द रोड खराब हो जाएगी। हम लोग कई दिनों से इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार जो है हम लोगों पर धौंस जता रहा है।
हम लोगों के सामने ढलाई के लिए मसाला तैयार किया जा रहा है, जिसमें बालू अधिक रखे जा रहे हैं, सीमेंट नाम मात्र की रखी जा रही है। गौरतलब है कि नगर निगम की तरफ से वार्ड नंबर 19 में गली ढलाई का काम चल रहा है, जो कई दिनों से चल रहा है, लेकिन स्थानीय लोग इस काम का लगातार विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सही मात्रा में मसाले में सीमेंट नहीं मिलाया जा रहा है, जिससे रोड बहुत जल्द खराब हो जाएगी। स्थानीय लोगों ने मांग किया है कि इसकी जांच कर रोड की ढलाई सही से की जाए। रोड यहाँ पर ढला रहा था तो वह ठेकेदार बोला कि विकलांग तुम क्या बोलता है रे, चाहेंगे तो तुमको रोड खनवा के ले जाएंगे, यहाँ पर से तुमको नगर निगम में ले जाएंगे, जहाँ भी जाना होगा, पुलिस थाना में जाना होगा, चलेंगे तुमको घीस के ले चलेंगे, बाकी हम खान के ले आएंगे। यहाँ पर से मसाला खोर के भी पूरा ले गया, यहाँ पे भी नाला भी छूट गया। काम चल रहा है, सब काम बेकार चल रहा है, पूरा खत्म चल रहा है। हमारे वार्ड नंबर 19 का मोहल्ला का जो है तो रोड बनने का ठेका है, जब बंधु हमारे वार्ड पार्षद बंधु जी जो है तो ठेकेदार को लाए और ठेकेदार जो है तो नकली सीमेंट, नकली आलू दे करके हमारे रोड को जो दखल कर लिया गया। रोड जो है तो एकदम किसी काम का नहीं है और जो है तो बंधु जी और 16 और 17 सितंबर को निषाद समन्वय समिति का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन जिले में आयोजित होगी, जिसकी जानकारी सांसद अजय निषाद ने दी। कच्ची पक्की स्थित निषाद भवन में अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति का राष्ट्रीय अधिवेशन 2023 को लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय कश्यप कहार निषाद समन्वय समिति का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन 16 व 17 सितंबर 2023 में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कश्यप कहार भोई निषाद केवट माझी चंद्रवंशी कोली झालो मालो मछुआरे आदि परंपरागत जल पोषित समाज की देश भर की समस्याओं के निराकरण के लिए मंथन होना है और निष्कर्ष से देश की विभिन्न संस्थाओं, राजनयिकों और समस्त जल पोषित समाज को अवगत कराया जाएगा। वहीं प्रेस को संबोधित करते हुए सांसद अजय निषाद ने बताया कि अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप पीके निषाद समन्वय समिति के परंपरागत जल पोषित समुदाय के सभी पर्यायवाची और उपजातियों को आगामी चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों में काम कर रहे हमारे समाज के सदस्यों को संभावित उम्मीदवार के रूप में चुनावी टिकट प्रदान करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के समक्ष एक सही दवा प्रस्तावित किया जा रहा है। जिन राज्यों में वर्ष 2023 में चुनाव होने जा रहा है, वहां ग्रामीण पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक प्रत्येक स्तर के लिए तत्काल गंभीर प्रयास शुरू किया जाए, जिससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। हमारा समाज दीर्घकाल से ही अत्यंत ही गरीब, पिछड़ा, अशिक्षित, अभावग्रस्त एवं दयनीय रहा है और इसी के परिणाम स्वरूप हमारी राजनीतिक भागीदारी नहीं हो सकी। किंतु अब हमारे समाज के उन क्षेत्रों में यहाँ लोग सक्षम, योग्य, अनुभवी व कुशल हैं एवं अपने क्षेत्र में चुनाव में जीत दर्ज करने का पर्याप्त दमखम रखते हैं। यदि उन्हें किसी प्रमुख राजनीतिक पार्टी से टिकट मिलती है या आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने लेकिन योग्यता के मापन में खड़ा होने की दशा में मनोनीत कर सदन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति विगत 15-20 सालों से कंटिन्यू काम कर रही है और हर राज्य में काम कर रही है। आज 29 प्रदेशों के लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जिसमें लगभग 300 प्रतिनिधि यहाँ पे आ रहे हैं संगठनों के। अलग अलग विषय पे अलग अलग राज्यों की चर्चाएं होती हैं और जिसमें हमारा सारा कंक्लूजन जो लास्ट में निकलता है उसका हम प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख के अपनी चीज़ों से अवगत कराते हैं कि क्या समस्याएं हैं मछुआरों की, क्या समस्याएं हैं मलाओं की यहाँ पे। और आज हम चूँकि बिहार में हैं, बिहार में अभी एक आप सवाल अभी पूछ रहे थे कि आपने एक कथाकथित नेता हैं जिन्हें आपने बुलाया नहीं है या क्या कारण है कि उन्हें नहीं बुलाया। तो मैं आपके माध्यम से ये मैं बता दूँ कि ये एक लड़ाई है पांडवों के और कौरवों के बीच में और हम अपने आप को पांडव मान रहे हैं। पांडव इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम समाज का हित चाह रहे हैं, पर कुछ कथाकथित नेता अपने आप को समाज का हितकारी बता के, मलाओं का बच्चा बता के केवल ये कह देना कि जी ये सारे मलाह आपके साथ हैं, उन्हें बहला फुसला के उनके नाम पे आप टिकट ले आओगे। आप जिस दिन आपको टिकट मिले उस दिन आपने समाज के सभी युवाओं को, सभी जिन्होंने पार्टी खड़ी की, उन्हें आपने गायघाट हादसे में मारे गए लोगों और बच्चों को संत रविदास महासंघ द्वारा
श्रद्धांजलि दी गई। संत रविदास महासंघ ने शुक्रवार को कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इसमें गायघाट के भट्ट गांव में बागमती नदी में नाव पलटने से डूबे सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बीते दिनों बागमती नदी में नाव पलटने से कई लोगों की डूबकर मौत हो गई। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया और सभी मृतकों की आत्मा की शांति के लिए भगवान से कामना की गई। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए जय मंगल राम ने कहा कि मृत लोगों में बच्चे भी शामिल हैं। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, भविष्य में उन्हीं बच्चों में से कोई बड़ा अधिकारी बनता, लेकिन काफी दुख की बात है कि नाव पलटने से डूब गए और उनकी मौत हो गई। हम लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर अंतर्गत गायघाट प्रखंड के बाजपट्टी ग्राम में जो नाव का दुर्घटना में स्कूल जा रहे छात्र को दर्दनाक मौत होने से आज शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर रविदास महासंघ की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जो भविष्य में कोई मिनिस्टर बन सकते थे, कोई अधिकारी बन सकते थे, कोई विभिन्न तरह का टीचर चाहे जो भी हो बन सकते थे, लेकिन आज वह दर्दनाक मौत से पूरा मुजफ्फरपुर शोक में डूबे हुए हैं। और शर्म की बात यह है, जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल ही मेडिकल में शिलान्यास किए, लेकिन एक मरतबा झांकी पारने नहीं गए। ऐसे मुख्यमंत्री को शर्म होना चाहिए और जैसे ही मुजफ्फरपुर से आपस हुए हैं उनको गंगा में डूब मरना चाहिए था, ताकि इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन मुख्यमंत्री एक भी शोक संदेश भी नहीं दिए बच्चा के। गायघाट मधुपट्टी गांव में हुए नाव हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात के लिए कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल पहुंचे। आज कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल मधुपट्टी गांव का दौरा किया, जहां कल एक दुखद नाव दुर्घटना में 12 बच्चे डूब गए थे, जिसमें मात्र 4 बच्चे का शव अब तक मिला है। यह सभी बच्चे बेलौर हाई स्कूल मैट्रिक का फॉर्म भरने जा रहे थे। इस घटना से पूरा गाँव व क्षेत्र शोकाकुल है। सभी यही सोच रहे हैं कि अब किसकी बारी है। क्षेत्र के लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार पुल बनवाने की मांग कर रहे हैं, पर विधायक और सांसद निष्क्रिय हैं। उसी का नतीजा यह हादसा है। इसके पूर्व में भी एक हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग डूब चुके हैं, फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ के लोग आज भी भगवान भरोसे ही हैं। प्रतिनिधि मंडल, जिसमें जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, कौशल किशोर चौधरी समेत कई कांग्रेसी नेता ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले और ढांढस बढ़ाया। सरकार से मांग की हादसे के शिकार हुए परिवार को 10-10 लाख मुआवजा दिया जाए और अविलंब पुल बनवाने की प्रक्रिया शुरू की जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने को बाध्य होगी। भाद्रपद अमावस्या को लेकर साहूपोखर स्थित महादेव मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। गुरुवार को भाद्रपद अमावस्या के अवसर पर साहूपोखर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। पूजा से पहले महादेव का दूध, दही, मधु, शक्कर, घी से अभिषेक किया गया। तदुपरांत महादेव का फूलों से श्रृंगार किया गया और बाबा का महाआरती भी किया गया। इस पूजन में अध्यक्ष मनीष कुमार सोनी समेत सभी सदस्य एवं श्रद्धालु मौजूद थे। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर समाहरणालय में धरना दिया। बिजली संशोधन बिल 2022 रद्द करने और गरीबों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इस दौरान AIKMS के सदस्यों ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अध्यादेश लगाकर नए बिजली कानून को रद्द करने की मांग की धरना को संबोधित करते हुए नेता रुदल राम ने कहा कि बिहार सरकार गरीबों को बसाने की बात करती है, लेकिन जनजीवन हरियाली के तहत बसे हुए गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। इसके साथ ही गरीबों पर एक बहुत बड़ी बोझ बिजली के रूप में लाद दी गई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर बिल से अधिक राशि की उगाही की जा रही है। हम लोगों की मांग है कि सरकार गरीबों को मुफ्त बिजली दे और स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर रोक लगाए। संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों पर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा मुजफ्फरपुर जिला कमेटी की ओर से जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के समक्ष जो कॉर्पोरेट प्रस्त जन विरोधी गरीब विरोधी जो नीतियां हैं, जो बिजली बिल अध्यादेश 2022 की कड़ी है स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना, जो बिल्कुल गलत कदम है और इसको वापस लिया जाए
और पुरानी व्यवस्था जो बहाल रखा जाए, ये सवाल है। दूसरा है कि तमाम गरीबों को मुफ्त बिजली देनी चाहिए कि आज सुबह से शाम तक गरीब चाय पत्ती और चीनी का जिस समय इस्तेमाल करते सुबह उठ करके, उस समय से ये गरीब जीएसटी के रूप में टैक्स के पैसा देते हैं, सरकार को देते हैं। सुबह से शाम तक चाय पीने से शुरू करते हैं आप, और सुबह से शाम तक आप बच्चों के लिए कपड़ा खरीदे, चप्पल खरीदे, जूते खरीदे, कुछ भी खरीदे, आप पेंसिल खरीदे, किताब खरीदे, तमाम चीजों पर जनता टैक्स देती है। और आज जनता को सुविधा के नाम पर ये सरकार सारी सुविधाएं जनता को बंद करते जा रही है, गरीबों को बंद करते जा रही है। इसलिए गरीबों को मुफ्त बिजली देनी चाहिए। और सरकार ने घोषणा की थी कि तमाम भूमिहीन गरीबों को क्रय नीति के आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।